वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मनोविज्ञान बीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसके मॉडल पेपर, और वो लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले भी लाभान्वित हो सकेंगे और लिखित वाले भी। ओके, लेकिन इस वीडियो से पहले एक वीडियो हमारी और ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने कलेक्शन करके जो है उस वीडियो में रखा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो एक प्रकार से ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है और पेपर का आपके नाम क्या है? बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये आपके क्या नाम है? ये आपके जो है पेपर का नाम है। ओके, जिसके बारे में हमको पढ़ना है यानी समझना है। पेपर का हिंदी में नाम क्या होता है भाई? आइए हम समझते हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। तो साइकोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के पास जो है बताएं सभी दोस्तों से कि जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के भी मॉडल पेपर को हल करवाया जाता है और आसानी से आप उसको समझ पाते हैं। ठीक, बीए प्रथम वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में मनोविज्ञान अगर आपका है विषय वस्तु, चाहे आपका मेजर में है चाहे माइनर में है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आधारीय शोध पद्धति एवं सांख्यिकी ये आपको पढ़ना होता है, यानी कि बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, आपको इसी के बारे में जानना होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको हम बेसिकली समझ लेते हैं किस प्रकार से हमको लिखना है। तो आपको पेपर जब मिलेगा तो 3-4 खंडों में, मतलब 3 खंडों में लगभग जनरली बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा, यानी ए, बी एंड सी। तो सेक्शन ए जो होता है वहाँ से आपको अति लघु उत्तर यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, जिनकी क्राइटेरिया जो शब्दों की होती है वो 50 वर्ड्स की होती है, यानी 50 शब्दों में लिखना होता है आपको। और जो आपका पेपर होता है, मतलब पेपर में आप लगभग देखेंगे तो अति लघु उत्तर टाइप के जो प्रश्न होते हैं खंड आ के अंतर्गत ही आते हैं और उनकी संख्या लगभग 10 के आसपास होती है। यानी पहले प्रश्न होता है जो उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के खंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रोमन शैली में 10 अंक तक लिखा हुआ होगा, इन सभी को करना पड़ता है। ओके, तो ये बात एक प्रकार से आप सोचिए कि अगर आप लोगों को सारे इसका इन छोटे प्रश्नों का जो है एक प्रकार से पूछने का मतलब ये रहता है एग्जामिनर का, ताकि आपको मतलब उसको ये पता चले कि आपने कोई 1-2 टॉपिक या 10 टॉपिक नहीं तैयार किया है, आपने लगभग 10 टॉपिक से ऊपर ही पढ़ा। चूँकि 10 टॉपिक जो होते हैं वो तो उसमें पेपर में पूछ ही ले जाएंगे 10 क्वेश्चन के माध्यम से, तो इसीलिए आपको बड़े ही आसानी से समझना पड़ेगा हर एक मुद्दे को, हर एक टॉपिक को। ओके, तो आइए हम समझते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को 50 शब्दों में हमको कैसे लिखना है। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर को मैं और भी बताने का प्रयास करूंगा, 100 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको अगर बता दूंगा तो उसके लिए माफ़ी मतलब कि ये मत सोचिएगा कि सर जी जो है ज़्यादा बता दिए हैं। तो जिनको लगता है कि ज़्यादा बता दिए उनको जो है मैं माफ़ी चाह रहा हूँ उनसे, और जिनको लग रहा है कि हाँ सर जी ने ठीक ही बताया है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चूँकि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, अब किसकी विचारधारा किस प्रकार से वो आप पे डिपेंड करती है। आइए हम प्रारंभ करते हैं, नहीं तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर जी आपने 2 मिनट शुरुआत में यही सब बताया है। चले, पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में है परीक्षण। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा या केवल परीक्षण लिख करके आपको छोड़ देगा। यानी इस पर आपको 50 शब्दों में परीक्षण के बारे में बताना है। जब भी आपको ऐसा लिख करके छोड़ दे, इसका मतलब उसके परिभाषा के बारे में आपको बताना होता है परीक्षण के। ओके, परीक्षण को अंग्रेजी में टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं परीक्षण को अंग्रेजी में? टेस्ट कहते हैं। तो विभिन्न व्यवहारिक कारकों यानी कि जो बिहेवियरल जो फैक्टर्स होते हैं और जो व्यक्तित्व कारक होते हैं यानी जो पर्सनालिटी के फैक्टर्स होते हैं, उनके मापन और अध्ययन के लिए ऐसे साधनों की आवश्यकता अनुभव की जाने वाली मतलब की लगी है, जिससे व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं और जो व्यक्तित्व कारकों को तुलनात्मक दृष्टि से समझना संभव हो सकता है। तो उनके लिए परीक्षण की उपयोगिता आप देखेंगे और इसी आवश्यकता की आपूर्ति की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उनकी रचना की और मनोविदों का जो ध्यान है इसकी ओर आकृष्ट होता है। यानी कहने का मतलब मेरी ये है कि परीक्षण जो होता है एक प्रकार की विधि होती है। इस विधि का प्रयोग जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता है। आप देखेंगे जो है मनोविज्ञान की मतलब मनोविज्ञान में आप देखेंगे जो इसकी यानी कि परीक्षण के बारे में बताने का जो श्रेय है, आप देखेंगे परीक्षण की परिभाषा को देते हुए विद्वानों ने कहा है
क्या कहा है कि परीक्षण यानी टेस्ट जो होता है, टेस्ट को एक साधन के रूप में बताया और कहा कि परीक्षण एक साधन होता है जिसके द्वारा, या परीक्षण एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा मानव क्या करता है, मानव व्यवहार को विभिन्नताओं का यथार्थ मापन किया जाता है। जो मानव के अंदर, यानी प्रत्येक मानव में आप देखते हैं इस मानव की विचारधारा अलग है, उस मानव की विचारधारा अलग है, उन्हीं का हम टेस्ट करते हैं, उन्हीं का हम उनको जान पाते हैं कि प्रत्येक मानव में क्या विभिन्नता है, तो उसी का मापन हम कर पाते हैं परीक्षण के माध्यम से। तो परीक्षा जैसे हमने ली एग्जाम में, परीक्षा, परीक्षण, परीक्षण एक विधि, एक साधन, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या होता है, जैसे परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा लोगों की ली जाती है, तो परीक्षण यानी उसका मिलता है कि हमको क्या मिला, यानी कि हमें जो है आखिरकार हमने परीक्षा ली तो हमको क्या मिला, हमने ये पता लगा लिया कि किस बच्चे का नंबर ज़्यादा है, किस बच्चे का नंबर कम है, किसका औसत में है यानी एवरेज चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो परीक्षण जो होता है, परीक्षण के द्वारा ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जान पाते हैं, और ख़ास करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से ही हम मनोविज्ञान में आप देखेंगे, चाहे बुद्धि का मापन हो या किसी अन्य प्रकार का मापन हो, हम जो है इस प्रकार से पता लगा पाते हैं कि किसका व्यक्तित्व कैसा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक उत्तम परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता और मानकीकरण, इन सभी चीज़ों का होना परम आवश्यक होता है। यानी किसी मापन के लिए उत्तम परीक्षण का चयन करना ही उचित होता है, तभी अपेक्षित अध्ययन एवं मापन जो है कर पाना संभव होता है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में परीक्षण के द्वारा ही मापन संभव है। इसीलिए मापन यानी कि जो मापन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परीक्षण हमको अवश्य पढ़ना पड़ता है, परीक्षण के द्वारा ही मापन किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए फिर। तो कुल मिलाकर के परीक्षण जो होता है, परीक्षण जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, परीक्षण एक प्रकार से एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा मानव व्यवहार की जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं का यथार्थ मापन किया जाता है कि किस मानव की स्थिति कैसी है। ओके, तो यही होता है परीक्षण। तो परीक्षण के बारे में आपको समझ में आ गया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अगर मापन की विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो शाब्दिक परीक्षण होता है, एक होता है आंकिक परीक्षण, एक होता है स्थानगत परीक्षण, एक होता है चित्रात्मक परीक्षण। ओके, इसी प्रकार से प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, दो परीक्षण होते हैं। फलांकन के आधार पर देखा जाए तो आत्मनिष्ठ परीक्षण इन सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका टेस्ट होता है, आपकी परीक्षा होने वाली है तो एक सब्जेक्टिव टाइप की होगी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। तो ये फलांकन के आधार पर है। जो है आत्मनिष्ठ माने होता है सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ माने होता है ऑब्जेक्टिव। ओके, ये होता है परीक्षण का प्रकार। व्यवहार के आधार पर देखेंगे तो उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण यानी स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट, या सामान्य वर्गीकरण परीक्षण यानी कि जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो ये सब व्यवहार के आधार पर हम परीक्षण के प्रकार डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मानकीकरण के आधार पर व्यवहार मतलब कि इसको कैसे बांटा जा सकता है। मानकीकरण के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर परीक्षण के प्रकार बताए कितने प्रकार का। तो मानकीकरण के हिसाब से जो परीक्षण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है टेस्ट, और एक होता है अमानवीकृत परीक्षण या फिर शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो इस प्रकार से सील गुणों के आधार पर भी परीक्षण मापा जाता है। यानी कि पहला होता है योग्यता परीक्षण यानी कि जो है एबिलिटीज़ टेस्ट, दूसरा होता है बुद्धि का परीक्षण करते हैं यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, तीसरा होता है सृजनात्मकता का परीक्षण करते हैं यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर उसका टेस्ट करते हैं। चौथा होता है आपका अभियोग्यता परीक्षण यानी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी परीक्षण का ही प्रकार होता है। इसके अलावा जो आपका पांचवा टेस्ट है वो क्या होता है, पांचवा है व्यक्तिगत परीक्षण यानी व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और जो आपका छठवां परीक्षण होता है प्रकारशील गुणों के आधार पर वो होता है अभिरुचि परीक्षण यानी जो है इंटरेस्ट आपका किस प्रकार से, तो इंटरेस्ट टेस्ट। तो यानी इस प्रकार से व्यक्तियों का टेस्ट किया जाता है, चाहे बुद्धि का टेस्ट हो, चाहे योग्यता का उसके टेस्ट हो, चाहे सृजनात्मकता का टेस्ट हो, चाहे जो है अभियोग्यता का टेस्ट हो, चाहे व्यक्तित्व का टेस्ट हो और चाहे अभिरुचि का टेस्ट हो। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक मापन के लिए अनेक परीक्षण तथा मापनियाँ या अनुसूचियाँ एवं रुचियाँ मतलब रुचि एवं उपलब्धता के आधार पर परीक्षण जो होता है
किया जाता है। तो इस प्रकार से तमाम सारी मापनियाँ, तमाम सारी अनुसूचियाँ, तमाम सारे परीक्षण मौजूद हैं और मापन के अध्ययन के लिए इनमें से कोई भी परीक्षण अपनी विषय वस्तु एवं रुचि तथा उपलब्धता के आधार पर परीक्षण द्वारा अध्ययन किया जाता है। और अलग अलग परीक्षण की जो है न्यून अधिक परिसीमाएं एवं चुनौतियां भी होती हैं, जिनका नियंत्रण अभिकरण जो अध्ययनकर्ता होता है उसके कौशल पर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार से परीक्षण किया है और किस तरीके से उसने सारी चीज़ों को किया है। वैसे परीक्षण और उद्देश्य की कई सारी विशेषताएं होती हैं, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। हमने लघुत्तरीय में इस प्रश्न को रखा है, तो आप वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। आसानी से हमारी चीज़ को समझेंगे तो परीक्षण आपके समझ में आ गया किसी व्यक्ति का, जब हम कोई किसी प्रकार का परीक्षण लेते, चाहे उसकी योग्यता का, चाहे उसके कौशल का, इस यानी स्किल का, चाहे उसकी हम सृजनात्मकता का कितना वो सीख सकता है, चाहे उसके हम अभिरुचि का यानी कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, चाहे उसकी इंटरेस्ट का यानी उसकी रुचि क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम अध्ययन करते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों का हम परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? परीक्षण के द्वारा ही करते हैं। तो परीक्षण जो होता है वो एक प्रकार से इसके कई प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप बुद्धि परीक्षण को बताएं। बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1922 ईस्वी की बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1922 ईस्वी में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। इलाहाबाद में FG कॉलेज केसी जो है H राइस के द्वारा किया गया था, जिसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया गया। इलाहाबाद में FG कॉलेज है एक, उस कॉलेज में केसी H राइस के द्वारा परीक्षण किया गया, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में, 1922 ईस्वी में। और इसको नाम क्या दिया गया? हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया गया। और इसमें आप देखें कुछ कमियां रह गई थी, और उसी कमियों को जो है मुंबई के एक थे बीबी कामत ने 1935 में, 1935 ईस्वी में जो बीबी कामत महोदय हैं, उन्होंने इसमें संशोधन किया, और संशोधन करके जो इसकी कमियां रह गई थी उसको दूर किया। सन 1936 ईस्वी में एक विद्वान और आते हैं 1936 ईस्वी में, उनका नाम है S जलोटा। 1936 ईस्वी में जब S जलोटा आते हैं तो S जलोटा ने जो बर्ट और अरमन के बुद्धि परीक्षण के आधार पर क्या किया? एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग अधिक मात्रा में प्रचलित रहा है। और उसके बाद में क्या होता है, 1937 की बात है, 1937 ईस्वी में एल शाह महोदय आते हैं, और एल शाह महोदय ने हिंदी भाषा में सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया। इस प्रकार से भारत की बात की जाए तो 1922 ईस्वी से लेकर के 1937 ईस्वी तक आप देखेंगे आगे भी और शोध होते आ रहे हैं, लेकिन 37 तक मैंने आपको बताया कि तमाम प्रकार के बुद्धि परीक्षण भारत के जो है लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। आप देखेंगे बुद्धि परीक्षण में आप देखें खास करके इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, IQ निकालना, ये बुद्धि परीक्षण ही होता है। किसी व्यक्ति का IQ लेवल कितना है और IQ लेवल क्या होता है, उसके हिसाब से बच्चे को, जैसे कि बात की जाए जड़ बुद्धि जो होता है उसका IQ लेवल कितना होता है, 0 से लेकर के 25। 0 से लेकर के 25 जिसका IQ लेवल होता है उसका एक प्रकार से जो है वो इडियट यानी कि जड़ बुद्धि कहलाता है। ओके। और इसके अलावा जो है मूढ़ व्यक्ति जो होता है, आप देखेंगे मूढ़ व्यक्ति हो गया, मूर्ख हो गया, मंद बुद्धि हो गया, सामान्य व्यक्ति हो गया, इन सभी का IQ लेवल आप देखेंगे तो एवरेज में 90 से लेकर के 100 के बीच में माना जाता है। और उच्च बुद्धि जिसके पास होती है यानी जो सुपेरियर होता है, यानी इसके पास अति उच्च बुद्धि होती है, जो वेरी सुपेरियर कहलाता है, या फिर जो प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र होते हैं जिनको जीनियस कहा जाता है, तो इनका IQ लेवल जो होता है जीनियस लोगों का वो कितना होता है, जीनियस लोगों का जो IQ होता है वो उसका स्कोर कितना होता है, IQ लेवल जो होता है वो 140 के आसपास होता है, यानी कि 140 या 140 से अधिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकाला जाता है। वैसे बुद्धि परीक्षण का विकासात्मक इतिहास की अगर हम बात करें तो बुद्धि का मापन सबसे पहले 1905 ईस्वी में एक विद्वान हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो 1905 ईस्वी में एक विद्वान है अल्फ्रेड बिने,
अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रारंभ किया गया था 1905 में, यानी कि 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण प्रारंभ किया गया, बुद्धि का मापन। और बिने महोदय ने इसको प्रतिपादित करके प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में कुल 30 प्रश्न रखे थे, ओके, जो कि कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। 1908 ईस्वी में प्रथम और 1911 में परीक्षण में आप देखिए द्वितीय संशोधन होता है इसमें, और अब इस बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 54 कर दी गई है। और 1916 ईस्वी में क्या हुआ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के अपने कुछ साथियों के सहयोग से बुद्धि परीक्षणों में संशोधन किया गया। और अब इस बुद्धि परीक्षण को स्टैनफोर्ड, क्योंकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ साथियों ने किया था, इसीलिए स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और अब कुल मिलाकर के इस बुद्धि परीक्षण में, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में 90 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से ये विश्व लेवल पर मैंने बताया, और भारत लेवल पर मैंने बताया 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण होता है इलाहाबाद में, ठीक है। FG कॉलेज में हुआ, KC राइस, मतलब कि KCH राइस के द्वारा। तो इस प्रकार से आपने बुद्धि के बारे में समझा। तो बुद्धि के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे लघु उत्तरीय चाहे अति लघु उत्तरीय, आप आसानी से उसको बता पाएंगे, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को बताया। अब प्रश्न क्या है कि बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए। अभी तक तो मैंने इसका बेस बताया, बुद्धि परीक्षण होता क्या है, यानी किसी के IQ को नापना, यानी कि मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग दे करके हम बुद्धि परीक्षण निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे की जो है मानसिक आयु कितनी है, मान लेते हैं मानसिक आयु जो है उसकी कितनी है, तो मानसिक आयु में आप देखेंगे, जैसे वास्तविक आयु उसकी जो है मान लेते हैं किसी बच्चे की 20 साल का कोई लड़का है, उसकी जो लेवल है मतलब कि मानसिक लेवल है वो 10 साल के बच्चे की तरह ही बिहेव करता है। तो 10 यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता IQ किसी व्यक्ति का निकालना हुआ तो आप देखो कि वो किस एज के बच्चे की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर वो 10 साल के एक प्रकार से, यानी उसकी जो मानसिक आयु है, उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, तो मान लेते 10 वर्ष की आयु, मानसिक आयु उसकी 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो आप जो है उसकी जो वो है क्या बोलते हैं इसकी, यानी कि जो वास्तविक आयु 20 साल का लड़का 10 साल के लड़कों की तरह बिहेवियर करता है, तो आप 10/20 यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो 10 एक 0 से 1 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 ऊपर हुआ, यानी 50 उसकी मतलब IQ लेवल कितना है, 50 है। और 50 IQ लेवल यानी 0 से लेकर के 25 के बीच में जिसका IQ होता है वो जड़ बुद्धि यानी इडियट या ये कहलाता है, इडियट कहलाता है। और आप देखेंगे 25 से लेकर के आप देखेंगे तो उसको मूर्ख या मंद बुद्धि के आसपास रखा जाता है। सामान्य लोगों का जो है 90 से 100 के मध्य में होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन चीज़ों को, क्लियर हो गई बातें। आगे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में समझ में आ गई बातें। अब बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण का आप देखेंगे जो है समस्त बुद्धि परीक्षणों को अध्ययन सुविधा हिसाब से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बुद्धि परीक्षणों को कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है, पहली श्रेणी है भैया, पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरी श्रेणी होती है समूह बुद्धि परीक्षण। पहली कौन सी होती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है समूह बुद्धि परीक्षण। यानी कि एक होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ओके। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है उसके लगभग 7 परीक्षण किए गए। एक तो किसके द्वारा किया गया, बड़े ध्यान समझिएगा। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उनमें देखेंगे आप, जैसे कि बिने स्टैनफोर्ड जो बुद्धि परीक्षण है ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। दूसरा जो इसमें परीक्षण है आपका वो बैचलर बुद्धि परीक्षण है, ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है। तीसरा जो है उसका नाम है बर्ट एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। चौथा है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, ये भी जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ही है। 5वां बुद्धि परीक्षण है मेरिल पावर मानसिक परीक्षण। 6वां परीक्षण है आपका जैमिल विकास अनुसूची परीक्षण और 7वां परीक्षण है भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो ये 7 के सातों जो है बुद्धि परीक्षण ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक बार फिर से सुनिएगा, बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बैचलर बुद्धि परीक्षण, बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण, मिनेसोटा पूर्व विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय परीक्षण, मेरिल पावर मानसिक परीक्षण और जैमिल विकास अनुसूची परीक्षण। इसके अलावा भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये 7 जो हैं आपके ये जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमने बताया था आधार वो कौन सा है, समूह बुद्धि परीक्षण। समूह बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जाए तो इसमें भी देखेंगे लगभग 6 प्रकार के जो है बुद्धि परीक्षण के बारे में हम जानते हैं। जैसे पहला होता है इसमें कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण।
जो एक प्रकार से समूह में बुद्धि का परीक्षण किया गया, तो आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा आर्मी बीटा परीक्षण, तीसरा आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन परीक्षण, और चौथा इसमें टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, और पांचवा है जो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका आता है सोहन लाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और छठवा है आपका प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तमाम प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण है ये समूह बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इसको दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण विद्वानों के द्वारा किए गए, पर्सनल व्यक्ति पर किया गया, और दूसरे एक ग्रुप पर, व्यक्तियों के ग्रुप पर बुद्धि का परीक्षण किया गया, तो वो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अल्फा बीटा परीक्षण मतलब कि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ये सब समूह बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मैच्योर मतलब मेंटल मैच्योरिटी, और इसके अलावा सोहन लाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, प्रयाग मेहता का समान बुद्धि परीक्षण, ये सब बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। विस्तार से बुद्धि परीक्षण के बारे में तो हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी, कोई आपको इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं बची हुई होगी। बुद्धि परीक्षण के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी। आगे बढ़ते हैं अगला परीक्षण। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, व्यक्तित्व मापन क्या है? व्यक्तित्व मापन किसे कहते हैं भाई? व्यक्तित्व मापन के बारे में, व्यक्तित्व मापन क्या है भाई? तो यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्यक्तित्व मापन को। तो आप देखेंगे कि मनुष्य का व्यक्तित्व जो होता है अपने आप में एक जटिल विशेषता होता है, यानी कॉम्प्लेक्स स्पेशलिटी होती है, यानी कि एक प्रकार से पर्टिकुलरिटी होती है हर व्यक्ति की, और जिसे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। विद्वानों ने इसको अध्ययन किया तो लगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने विचार, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, तो विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसा कि आप देखेंगे प्रथम सेमेस्टर की पुस्तकों में या प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बुद्धि परीक्षणों के बारे में, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जानेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन या निर्धारण यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट या फिर एक प्रकार से असेसमेंट के लिए विभिन्न परीक्षणों यानी कि या विभिन्न परीक्षण, विभिन्न अनुसूचियाँ, इन सभी की क्या पड़ती है, इन सभी का निर्माण किया जाता है, जिन्हें व्यक्तित्व अनुसूचियाँ या व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। यानी पर्सनल व्यक्ति के यानी व्यक्तित्व का, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का मेजरमेंट जो होता है कैसे किया जाता है? पर्सनालिटी मेजरमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, जो शैलियाँ हैं, उसकी जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना, जिन्हें व्यक्तित्व अनुसूची यानी पर्सनालिटी जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं? व्यक्तित्व मापन कहते हैं, या व्यक्तित्व अनुसूचियाँ कहते हैं, या व्यक्तित्व मापन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो भारत में आप देखेंगे, खास करके भारत में, तो प्राचीन काल से व्यक्तित्व मापन या निर्धारण के लिए शुद्ध प्रतियोगिताएं हो रही हैं, स्वयंवर हो रहा है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे। प्राचीन भारत में राजा का चयन कन्या के लिए योग्य वर के चयन के रूप में किया जाता था, अपना रण कौशल दिखाते थे लोग, और इसके लिए स्वयंवर होता था। स्वयंवर में जो विजयी होता था, यानी कि जो मांग रखी जाती स्वयंवर में, जैसे सीता जी का स्वयंवर देख लीजिए, धनुष जो उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो क्या करेगा? वो महारानी सीता जी से शादी करेगा। इसी प्रकार से अलग अलग स्वयंवर में होता था। अर्जुन पंचाली का स्वयंवर जब हुआ था द्रौपदी जी का, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें भी आप देखेंगे जो है मछली की आँख भेदनी थी जल में देख करके, तो ये सब रण कौशल दिखाना होता था स्वयंवर में। तो बुद्धि परीक्षण करने का एक मौका प्राचीन काल में ये भी था, बुद्धि परीक्षण बोल रहा हूँ, व्यक्तित्व का परीक्षण, यानी कि किस व्यक्ति के अंदर क्या टैलेंट है, अपने टैलेंट का प्रयोग करके वो किसी जो है किसी टास्क को प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से करते हैं। तो इसीलिए स्वयंवर किया था कि सबसे एक प्रकार से अव्वल क्वालिटी का, सबसे नंबर 1 क्वालिटी का कौन करता है, और उसी से अपनी लड़की की शादी कर देते थे जो लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा या फिर जो भी स्वयंवर करते थे। तो इस प्रकार से एक प्रतियोगिता होती थी, तो उसी प्रतियोगिता के द्वारा व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता था, यानी कि व्यक्तित्व का मापन, पर्सनालिटी का मेजरमेंट कर लेते थे, पर्सनालिटी नाप लेते थे। तो इसी को कहते हैं, सिंपल सी चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की बात की जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे एक व्यक्ति हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन जो है 1880 ईस्वी के आसपास की बात है। इन्होंने व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। किस विधि का उपयोग किया? प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया व्यक्तित्व के मापन में। अच्छा, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व का मापन इन्होंने किया। किसने किया?
फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया। और इस प्रकार की सूचियां वर्तमान में भी विशेष उपयोगी होती हैं और व्यक्तित्व सूचियां या अनुसूचियों के द्वारा उन समस्त पहलुओं का मापन या निर्धारण किया जा सकता है जिन्हें किसी प्रविधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और इन व्यक्तित्व अनुसूचियों का मूल उद्देश्य संबंधित व्यक्ति के जो शील गुण हैं उनका माप करना होता है। उनके आधार पर व्यक्तित्वों मतलब जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, उसी को व्यक्तित्व मतलब की मापन कहते हैं। और अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व मापन किया जाता है, उसके कई प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व मापन के आप देखेंगे कई सारी विधियां होती हैं मापन की व्यक्तित्व का, जैसे कि निरीक्षण विधि के द्वारा व्यक्ति का मापन किया जाता है। साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड होता है, एक पर्यवेक्षण मतलब एक प्रक्षेपण विधि होता है यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक के माध्यम से नाप लेना व्यक्ति का, या फिर एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के मापन होते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा। और आप देखेंगे कि जो है व्यक्तित्व मापन में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके उसका प्रभुत्व कैसा है, सामाजिकता उसकी कैसी है, कैसा पद है, पद की शक्ति कितनी है, सामाजिक उपस्थिति उसकी कैसी है, आत्मस्वीकृति कैसा रखता है, प्रसन्न की भावना कैसी, प्रसन्नता की, उत्तरदायित्व कैसे निर्वहन करता है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से डेवलप कर सकता है बच्चे किसी व्यक्ति के अंदर, आत्मनियंत्रण कैसा रखता है, सहनशीलता कितनी है, अच्छा प्रभाव दे पाता या नहीं, सामूहिकता कितनी है, समानता की से प्राप्ति है कि नहीं, या इसी प्रकार से स्वतंत्रता से प्राप्ति, बौद्धिक योग्यता, अवधान शक्ति, चंचलता कितनी है, स्त्रीत्व आचरण उसका कैसा है। ये तमाम प्रकार के मापन जो होते हैं ये व्यक्तित्व मापन के ही अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व मापन में ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व मापन के बारे में आप लोगों ने जाना, कुछ मात्रा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है क्या, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और फुल स्टॉप लिखा रहेगा, तो आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो क्या बताएंगे आप। मापन जो मेजरमेंट होता है इसको मूल रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भौतिक मापन यानी फिजिकल मेजरमेंट होता है, एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। तो मनोवैज्ञानिक मापन के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट की खोज की गई है और व्यक्तियों की विभिन्न व्यक्तिक जो भिन्नताएं हैं उनके मापन के लिए इन मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ताकि व्यक्तियों के जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जा सके। सामान्य भाषा में बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से तात्पर्य क्या होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात की जाए तो मनुष्य के, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करने वाले साधन या उपकरण को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहारिक पहलू है, चूँकि पहले जब मनोविज्ञान पढ़ा जाने लगा तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन ऐसा लोगों ने कहा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनोविज्ञान को लोग मन का विज्ञान कहने लगे, मन को उसके बाद में लोग आत्मा का विज्ञान कहने लगे। अब मन को एक प्रकार से आप देखेंगे तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। कुछ विद्वानों ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, कुछ ने कहा जो है एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में जो है विचारधारा दी। तो खास करके बात की है जो बिहेवियर होता है मनुष्य का, जो मनुष्य का एक प्रकार से व्यवहार होता है, उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करता है। और जब मनोविज्ञान उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करता है तो क्यों ना व्यवहारों का ही अध्ययन करेगा कौन, व्यवहारों का ही मापन तो करा जाता है। तो मनुष्य के व्यवहारों का मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जो आचरण है, उसका एक प्रकार से जो विचार है, उसका दृष्टिकोण है किसी मुद्दे के प्रति, उसकी प्रसन्नता की भावना, या वो किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति या फिर पूरे इन्वायरमेंट के प्रति, तो उसके व्यवहार का ही मापन कर लेना या उसके व्यवहार का एक प्रकार से मापन करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। ओके, क्लियर हो गई बातें। या फिर आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण को परिभाषित करते हुए क्रोनबेक महोदय कहते हैं, एक विद्वान है क्रोनबेक महोदय, वो कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार यानी बिहेवियर का तुलनात्मक अध्ययन, यानी जो है कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं उसकी व्यवस्थित प्रक्रिया को ही परीक्षण कहते हैं। परीक्षण क्या होता है,
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। मैंने बताया था कि व्यक्ति का जो विभिन्न एक प्रकार से विभिन्नता जो व्यक्तियों के बीच में होती है, उन्हीं विभिन्नता का माप होता है। यानी एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। बी जो है या ए बी जो है, ये किसी मुद्दे के प्रति किस प्रकार की सोच रखता है ए, और बी उसी मुद्दे के प्रति किस प्रकार का सोच रखता है। दोनों के विचारों का एक प्रकार से क्या किया जाता है, दोनों के विचारों का क्या जाता है, मतलब कंपैरेटिव किया जाता है। दोनों के विचारों को तुलना की जाती है दोनों के विचारों की, और उसके बाद में इसी तुलना के द्वारा ही उनके एक प्रकार से विचारों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हम व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया, विस्तार से आप लोगों ने समझा इन चीज़ों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण समझ में आ गया आपके। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण है तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनुष्य के व्यवहार का ही अध्ययन करने के लिए हम जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम समझते हैं और इन मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न की अनुसंधान के प्रकार बताइए। अनुसंधान के प्रकार बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, रिसर्च माने क्या होता है, अनुसंधान होता है, अनुसंधान। ओके, तो अनुसंधान के बारे में बात की, अनुसंधान या शोध जो होता है एक ही बात होती है। और अनुसंधान एक ऐसी दीर्घ ज्ञान या विस्तारण की प्रक्रिया होती है जिसमें अष्ट गुणधर्म समाहित होते हैं। अष्ट गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, पहला है अन्वेषण यानी इंक्वायरी किसी मुद्दे की। तो शोध करते समय या अनुसंधान करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये 8 तत्व यानी कि 8 गुणधर्म होते हैं अनुसंधान के। 8 गुणधर्म जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। तो व्यक्तित्व यानी कि क्या बता रहा था मैं, अनुसंधान के या शोध के 8 जो है गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है अन्वेषण यानी इंक्वायरी, किसी मुद्दे की इंक्वायरी करनी चाहिए। दूसरी बात है तार्किकता आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि रीजनिंग जो है ये भी एक गुणधर्म होता है। तो रीजनिंग यानी कि तार्किकता होनी चाहिए। तीसरी बात, तो पहली बात क्या, पहला मुद्दा, पहला गुणधर्म अन्वेषण यानी इंक्वायरी, दूसरा तार्किकता यानी रीजनिंग, तीसरा कौन सा होना चाहिए आपका, व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक वे में आप शोध करें, ये तीसरा गुणधर्म होता है। चौथा गुणधर्म होता है अध्ययन करते समय यानी कि अनुसंधान करते समय या शोध करते समय, चौथा जो होता है वो होता है अनुभवजन्य, यानी कि एक प्रकार से इम्पेरिकल जो होता है एक प्रकार से, यानी कि अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए और शोध अनुभव के द्वारा होता है खास करके। पांचवी बात यह है कि विश्लेषणात्मक होना चाहिए शोध, यानी कि एनालिटिकल वे में आपको शोध करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। छठवा इसका मतलब कि छठवा जो गुणधर्म है वो होता है संबंधन, यानी कि रिलेशन भी एक प्रकार से होना चाहिए जो शोध आप कर रहे हैं उससे आपका। इसके अलावा जो है सातवीं चीज़ है उसको अपने से जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। और सातवां आपका गुणधर्म होता है नियंत्रणात्मक, यानी कि कंट्रोल्ड। ओके, तो आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा आठवीं चीज़ होता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण आपके अंदर, यानी कि ह्यूमनिस्टिक एप्लीकेशन आपके अंदर होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण जो है आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए। और जब ये जो है गुणधर्म जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं वह व्यक्ति शोध के लिए माहिर होता है, यानी कि किसी भी मुद्दे पर वो शोध करता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि अनुसंधान के प्रकार बताइए, यानी शोध के प्रकार बताइए। तो अनुसंधान के या शोध के कई सारे प्रकार हैं। पहला होता है व्यवहारिक अनुसंधान, यानी कि एक प्रकार से जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है, व्यवहार का अनुसंधान, यानी किसी जो है व्यवहार पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है सर्वेक्षण अनुसंधान, यानी सर्वे रिसर्च जो होता है। तीसरा होता है आपका तकनीकी अनुसंधान, टेक्निक पे रिसर्च कर रहे हैं। चौथा होता है निर्णायक अनुसंधान, यानी कि क्रिटिकल रिसर्च जो होता है। पांचवा होता है आपका क्षेत्र अध्ययन या फिर क्षेत्र प्रयोग में शोध, यानी फील्ड स्टडी जिसको कहते हैं, या फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च बोलते हैं जिसको। छठवा होता है आपका कौन सा, छठवा है प्रयोगशाला शोध, यानी कि जो लैब में शोध होता है, लेबोरेटरी जो शोध होता है यानी एक्सपेरिमेंट होता है वो। एक होता है सातवां जो होता है आपका तथ्योत्तर जो एक प्रकार से प्रतिवादन शोध होता है, यानी कि एक्सपोस्ट या फैक्टो रिसर्च जो होता है वो। इसके अलावा आठवां जो शोध का प्रकार होता है वो होता है सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक शोध, कुछ थियोरेटिकल और हिस्टोरिक रिसर्च किए जाते हैं। और नौवां होता है आपका
सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो इस प्रकार से कई प्रकार के रिसर्च होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलग अलग वे में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, विस्तार से जिस दिन हम चर्चा करेंगे तो हम अनुसंधान के प्रकार के बारे में विस्तार से आपको समझा देंगे। हालांकि अनुसंधान के कितने प्रकार हैं मैंने आपको यहाँ पर आसानी से समझाने का प्रयास किया, आपके अंदर बातें समझ में आई होंगी। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान में सांख्यिकी का अर्थ बताइए। मनोविज्ञान यानी मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि मनोविज्ञान में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। तो सांख्यिकी की अगर बात की जाए खास करके, तो सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा के स्टेटिस्टिक्स शब्द से जो है एक प्रकार से कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का मतलब कि स्टेटिस्टिक्स शब्द जो है वो सांख्यिकी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा के स्टेट यानी कि लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ है। स्टेट जो बना है ये लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है, और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा जो शब्द है उन सभी शब्दों के विकसित रूप को हम एक प्रकार से स्टैटिक्स बोलते हैं, मतलब स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। और तीनों ही शब्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा के राज्य शब्द से ही तात्पर्य होता है, चाहे स्टेटस का लीजिए, चाहे स्टेटिस्टा से लीजिए, चाहे स्टेट का। तो तीनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, राज्य से होता है। तो स्टेटिस्टिक्स को प्राचीन काल से ही सम्राटों का विज्ञान कहा जाता था, यानी कि साइंस ऑफ किंग्स, या राजतंत्र का विज्ञान यानी साइंस ऑफ स्टेट ग्राफ्ट। ओके, इन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द माना जाता था स्टेटिस्टिक्स, यानी कि जो होता था। बाउले महोदय आते हैं, बाउले एक अच्छे मनोविज्ञान विश्लेषण करता है। तो बाउले महोदय ने सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान में जो है सांख्यिकी जो है इसको गणना का विज्ञान किसने कहा, साइंस ऑफ काउंटिंग किसने कहा, बाउले महोदय कहते हैं सांख्यिकी को कि गणना का विज्ञान है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न लगातार बनता है कि गणना का विज्ञान सांख्यिकी को किसने कहा, तो बाउले महोदय ने कहा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि बोडिगटन महोदय ने इसे अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान कहा, यानी साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़, जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका विज्ञान माना, यानी कि जो संभावनाएं होती हैं, जो अनुमान होते हैं, तो संभावनाओं और अनुमानों का विज्ञान बताया किसने, बोटिंगटन ने। किसने बताया, बोटिंगटन ने बताया कि ये जो है यानी कि सांख्यिकी जो है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ओके, इस प्रकार से लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी। जबकि एक व्यक्ति आते हैं जेम्स ड्रेबर जो है सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों का मूल्यांकन करती है। तो गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों का मूल्यांकन करती है वही सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी क्या है, जो गणितीय आंकड़ों का क्या करती है, या गणितीय या संख्यात्मक आंकड़ों का मूल्यांकन करती है, यानी कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच जो है एवेल्यूट्स न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये क्लियर हो गई बातें। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन सांख्यिकी की आधुनिक परिभाषा की बात की जाए तो सांख्यिकी जो है गणित की वह शाखा होती है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन होता है, व्यवस्थापन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। ये होता है सांख्यिकी की आधुनिक परिभाषा। और लेखक ने सांख्यिकी की परिभाषा को सांख्यिकी की उपयोगिता के आधार पर देने का प्रयास किया है। सांख्यिकी की परिभाषा किसी भी रूप में दी जाए, लेकिन सांख्यिकी के अर्थ में यानी मीनिंग स्पष्ट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे स्पष्ट कहते हुए जो है ये कहना गलत नहीं होगा कि सांख्यिकी जो होती है यानी कि समाज विज्ञानों या फिर व्यवहारिक विज्ञानों के अध्ययनों में, क्या सांख्यिकी की अगर बात करें तो समाज विज्ञानों या व्यवहारिक विज्ञानों के अध्ययनों में व्यक्ति तथा समाज से संबंधित अध्ययनकर्ता जो विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है उनसे, उन्हें अर्थपूर्ण बनाने के लिए सांख्यिकीय गणनाओं का सहारा लिया जाना परम उपयोगी होता है। इस प्रकार से एक विद्वान आते हैं सोलंकी यमके इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं सांख्यिकी कि सांख्यिकी प्रदत्त माने होता है आंकड़ा, जो हमको आंकड़ा दिया उसी को हम प्रदत्त कहते हैं।
तो सांख्यिकी प्रदत्तों यानी आंकड़ों को अध्ययन के लिए बोधगम्य बनाती है, यानी कि जो डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको हमको सरल से सरल भाषा में समझाने का काम कौन करता है? सांख्यिकी करती है। ठीक है, कोई भाषा या आपको दिया हुआ है, तमाम प्रकार के डाटा पड़े हुए हैं, किसी की सैलरी मान लेते हैं पड़ी हुई है 1 महीने की, अब उसमें किसी दिन कितनी की सैलरी क्या क्या है, शुक्रवार मंगलवार किस दिन किस डेट को कैसे कैसी क्या है, तो उसके लिए होता क्या है कि एक सारणी फिक्स कर लेते हैं हम सांख्यिकी के द्वारा, क्रम संख्या लिख ली किस दिन की डेट क्या है, और एक सांख्यिकी में मैंने सेट कर लिया, एक डाटा बना लिया। तो एक प्रकार से ये सांख्यिकी का अध्ययन होता है कि उसको हम सुस्पष्ट तरीके से दोबारा भी जान सकेंगे और उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मध्यमान या मध्यांक क्या होता है? मध्यमान या मध्यांक क्या होता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मध्यमान या मध्यांक क्या होता है, चलिए बताएं भाई। तो मध्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मध्यमान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मध्यमान को अंग्रेजी में मीन बोला जाता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की खास करके मापों में आप देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात करने के लिए कई सारी विधियाँ होती हैं। उन्हीं सारी विधियों में मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, ये 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? मध्यमान यानी कि मीन जिसको कहते हैं आप, मध्यांक यानी कि जिसको आप मीडियन कहते हैं, और जो एक प्रकार से मीडियन को ही माध्यिका कहते हैं। ओके, बहुलांक माने होता है मोड। ओके, मोड जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा मध्यमान क्या होता है, मध्यांक क्या होता है और बहुलांक क्या होता है, तीनों को पढ़ना है। तो पहले हम मध्यमान के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यमान की अगर बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के इस मान को अंकगणितीय औसत यानी कि अर्थमेटिक में एवरेज कहा जाता है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बराबर भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 4 रुपये है और किसी के पास 2 रुपये है और एक दूसरे व्यक्ति के पास 3 रुपये है, और किसी और एक व्यक्ति के पास मान लेते हैं फिर से एक प्रकार से मान लेते हैं कि 2 रुपये हैं। ओके, अब क्या हो कि मान लेते हैं इसको बराबर भागों में बांटना, तो हम कैसे बांटेंगे? बराबर भागों में बांटना तो हम कैसे बांटेंगे? 4 3 7 और 7 4 11। मान लेते हैं एक व्यक्ति और है, उसके पास 3 रुपये हैं, तो इसको 4 2 6, 6 2 8 और 8 और 6 14 रुपया हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5 संख्या है, इसको हम भाग देंगे 14 से, तो ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो ऐसी संख्या लो कि जो कट जाए, यानी कि यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ, 4 रख लीजिए, जोड़िएगा कितना आएगा? 15 आएगा। संख्या कितनी? 5 है, 5 एकम 5 5 3 15, तो 3 रुपये अगर सभी को मिल जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। और यही अब ये जो 3 निकला ना, यही होता है आपका क्या? यही होता है मध्यमान यानी मीडियन। अभी मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लो इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए अगर, तो मध्यमान जो होता है वह प्राप्तांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो समस्त प्रतीकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसी की परिभाषा को देते हुए अभी परेशान ना हुआ, बस केवल मेरी बातों को सुनो। अभी मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मध्यांक, माध्यिका, बहुलक जिंदगी में भूलोगे नहीं आप। जो जिन सवालों से आपको डर लगता है वो सारे सवाल आपके पूरे होंगे। ओके, क्लियर मैं बता रहा हूँ। तो ये बात गैरट महोदय एक हैं, वो परिभाषा देते हैं मध्यमान की, कहते हैं कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय माध्य या मध्यमान कहते हैं। ठीक है, यही होता है। और मध्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यम से हम मध्यमान को प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान से स्पष्ट होता है कि यदि कुल प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों में समान बांट दिया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कितने अंक यानी स्कोर प्राप्त होंगे। मैंने बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, और सेम वही फंडा यहाँ पर अपनाते हैं और चीज़ें होती है। और मध्यमान का उपयोग भी कई तरीके से किया जाता है, हम आने वाले समय में इसको भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मध्यमान जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध माप माना जाता है और इसके उपयोग से अधिक शुद्ध माप किया जा सकता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। सभी प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप महत्व प्रदान करता है ये, और मध्यमान का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि ये सभी को प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप ही महत्व देता है। और इसके अलावा इसकी उपयोगिता इसलिए होती है प्राप्तांक समान रूप से वितरित हो तो मध्यमान का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मध्यमान जो होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सूत्र होता है, मध्यमान का एक सूत्र होता है, यानी कि यम बराबर कैपिटल एन बराबर होता है सिग्मा एक्स। प्रश्न पूछेगा तो सिग्मा एक्स यानी कैपिटल सिग्मा बटे कैपिटल मतलब कि सिग्मा एक्स बटे कितना होगा यन, इस मतलब कैपिटल एन। यन जो होता है नंबर ऑफ संख्या यानी कि जो है संख्याओं का नंबर होता है। सिग्मा माने होता है जोड़, एक्स माने क्या होता है आपका, एक्स माने होता है जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को जोड़ना आपको। ओके, यानी मान लेते हैं आपको कोई डाटा मैं दे रहा हूं और उनका आपको मध्यमान निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने डाटा लिया
एक डाटा मैं ले रहा हूँ, मान लेते 30, आपको दिया गया 30, 35, ठीक है, 28, और मैं मान लेता हूँ 40, ओके, मैं मान लेता हूँ इसके अलावा 45, ठीक है, और ले लीजिए आप 20 ले लीजिए, या ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इसी तरीके से। मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई डाटा लिया, जैसे हमने लिया 10, 20, 30, 40, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या ले लिया 40, और हमने 50 ले लिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कितना हुआ, 5 अंक हो गए, 3 2 5 अंक हो गए, 10 20 30 40 50, ठीक। अब इसको हमको इसका क्या निकालना है, मध्यांक कहा गया, सॉरी मध्यमान निकालना, मध्यांक की दूसरी विधि से निकलेगा। अब कहा गया कि दी गई श्रेणी का या प्राप्त आंकड़ों का या प्रदत्त आंकड़ों का मध्यमान निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मध्यमान निकालने के लिए इसका हमको करना क्या है, सबसे पहले सिग्मा, सिग्मा एक्स, अच्छा एक्स क्या है, संख्याओं एक्स हैं, यन संख्याओं की संख्या है, यानी बटे करना है हमको। तो संख्याओं का सबसे पहले हमको क्या करना है, जो सिग्मा माने जोड़, हमको सारी संख्याओं को जोड़ना है। तो 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 और 40 कितना हो गया 100, और 50 कितना हो गया 150। तो सिग्मा एक्स कितना आया आपका, कुल मिलाकर के 150 आया। सिग्मा एक्स हमने नापा कितना आया भाई, 150 आया। बटे में क्या कर देंगे हम, बटे में सिंपल से क्या कर देंगे भाई, आप कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और पांच संख्या, यानी कुल मिलाकर के 5 संख्याएं हैं। तो यन बराबर कुल संख्या, तो 5 संख्या हो गई, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको काट लो भैया, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो ये कितना, यहाँ पर 3 है, ये 0 पीछे उतर जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 30 आया आपका। तो ये 30 जो है ये क्या है, यही होता है आपका मध्यमान यानी मीडियन। अब आप देखेंगे 30 ये दिया हुआ, ये 30 जो है, यानी अगर 30-30 रुपये पाँचों में बराबर हम बांट देंगे तो मध्यमान निकल आएगा। ऐसे 30-30 रुपये बांटे, मान लेते हैं अब इसको हम 30 रुपये में से 30 रुपये इसके पास है, तो ये तो बराबर, मान लें 30-30 रुपये हम बांटे बराबर हो जाए, 10 इसको हम दे दिया मान लेते, तो यहाँ पर 30 हो गया, 30 इसके पास हो गया। फिर यहाँ से हमने 20 उठाया, 20 इसको दे दिया, 30 इसके पास हो गया और 30 इसके पास बचा, सभी को बराबर मिल गया। तो 30 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम आधार मान लें तो सभी को बराबर बराबर जो है डाटा मिल जाएगा, बराबर बराबर सैलरी मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा। तो मध्यमान जो होता है इसी विधि से निकलता है। अब यहाँ पर आपको ये मैंने जो बताया कि निकालना है, अभी विधि से इसको देना लेना, ये सब औसत में होता है। आपको यहाँ पर करना क्या है, जो संख्या दी गई है उसको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उससे भाग दे देना, जो निकले वही आपका मध्यमान होगा। सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सा सूत्र, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सिग्मा एक्स बटे मतलब कि एन, सिग्मा एक्स बटे कैपिटल एन, ओके। प्राप्तांकों के योग को सिग्मा एक्स कहते हैं, प्राप्तांकों की कुल संख्या जो होती है उसको एन कहते हैं, ओके। क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं और इन मुद्दों को। इसके बारे में हम और चर्चा करने का प्रयास आगे करते रहेंगे, तो आप परेशान ना हो उसके लिए, आगे हम समझते हैं। अगला यहीं पर आपको दिया गया मध्यांक, यही देखिए मध्यमान तो हो गया आपका, मध्यांक क्या होता है, मध्यांक को मीडियन कहते हैं, यानी कि माध्यिका कहते हैं, ठीक है, मध्यिका कहते हैं इसको, ठीक। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, मध्यिका को कैसे निकालते हैं, यानी कि जो मध्यांक होता है, मध्यांक को माध्यिका भी कहते हैं। और मध्यांक के द्वारा आप देखेंगे समूह को 2 बराबर भागों में ऐसे बांटा जा सकता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक एक प्राप्तांक से छोटे होते हैं और दूसरे भाग के जो प्राप्तांक होते हैं उस प्राप्तांक से बड़े होते हैं। अर्थात किसी वितरण में मध्यांक या माध्यिका वह बिंदु होता है जिसके नीचे 50% और शेष जो 50% है उस बिंदु के ऊपर होते हैं। यानी कि बात करें अगर हम इसकी, तो एक परिभाषा सुन लीजिए, गिलफोर्ड महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि किसी मापनी पर मध्यांक बिंदु या मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं तथा शेष केसेस उससे नीचे होते हैं, उसी को हम मध्यांक या मध्यिका कहते हैं। अच्छा ये क्या होता है, इसको एक मिनट में समझ लीजिए। जैसे लिखा 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब इसमें सबसे बीच में कौन सा लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ इसके इधर 2 संख्याएं, इसके इधर 2 संख्याएं हैं, तो हमने निकाल लिया। लेकिन यही संख्याएं अगर बड़े भाषा में समान अंतर में ना दी जाएं, यहाँ पे अंतर समान है, एक अंतर 2, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का, इसमें 1 का, तो इसलिए आपने देख करके बता दिया। अब इसको नहीं निकालना होता तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसको कैसे निकालना है। इसको सबसे पहले आपको ये जो है आपको अलग अलग चीज़ों में दी जाती है। जैसे मान लेते हैं एक मैं श्रेणी आपको देता हूँ, जैसे एक श्रेणी में लेता हूँ 16, ठीक है, 16 लेता हूँ। अब इसको मध्यिका इसकी कैसे निकालनी है, देखिए 16 8 6 ले लीजिए आप, 6 के बाद में आप एक और ले लीजिए 18, ठीक है। आप क्या ले लो भाई, 1 मिनट रुकेंगे, 18 ले लो। इसके बाद में आप क्या ले लो,
18 के बाद में क्या ले लो भाई, 12 ले लो, 12 ले लिया, फिर 10 ले लो, फिर 13 ले लो। ओके, इसके अलावा फिर 15 ले लो, और फिर कितना ले लो, 14 ले लो। तो ये इतनी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 संख्या है। कितनी संख्या भैया, कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद। n+1/2वां पद, n माने होता है कितनी संख्याएं हैं, 1 इसमें जोड़ा जाता है और बटे 2 क्या आता है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। सबसे पहले अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये श्रेणी जो दी गई है इस प्राप्तांकों को आपको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम इन जो है चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि हम इसको छोटे से बड़े क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 है, तो हमने 6 लिख लिया। उससे छोटी कौन सी हो गई आपकी, 8 हो गई, मैंने लिख लिया। उससे छोटी कौन सी, 10 मैंने लिख लिया। उससे छोटी कौन सी है, 12 लिख लिया। उससे छोटी कौन सी है, 13 लिख लिया। उससे छोटी कौन सी, 14 लिख लिया। सॉरी, उससे बड़ी देखिए, 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 10, 10 से बड़ी 12, 12 से बड़ी 13, 13 से बड़ी 14, इस प्रकार से आपको लिखना है। 13 से छोटी 12, 12 छोटी 10, इस प्रकार से। तो आपको एक सीरियल से लिखना, चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, ठीक है। तो 14 लिख लिया। 14 से बड़ी कौन सी हो गई आपकी, 15 हो गई। 15 से बड़ी कौन सी, 16 हो गई आपकी, तो ये मैंने लिख लिया। और 16 से बड़ी कौन सी, 18। तो इस प्रकार से मैंने 9 संख्याओं को लिखा। अब एक श्रेणी में हो गई। अब देखिए माध्यिका निकालना कितना से, सबसे पहले प्राप्तांकों का आपको एक श्रेणीबद्ध में लिखना है। जो भी आपको आंकड़ा दिया जाएगा, जब भी आपसे माध्यिका या मध्यांक पूछे या मीडियन पूछे, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले दी गई श्रेणी को एक सीरियल से लिखना, चाहे घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो। चाहे 18 16 15 14 13 12 10 8 6 लिख लो, चाहे 6 8 10 12 13 14 15 16 18 लिख लो। ओके, बात एक ही है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन सुटेबल क्या होता है, आप छोटे से बड़े की ओर बढ़े, यानी घटते से बढ़ते क्रम में चले। तो चले, अब इसकी माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, यानी कि जो है इसका जो पद निकलेगा, जो संख्या निकलेगी, उसी पद को हम इसमें से नापेंगे और वही शब्द जो होगा वही आपकी माध्यिका कहलाएगी इनमें से ही। ठीक, तो देखिए n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। n के जगह हम क्या रख दें भैया, 9 रख दिया मैंने। 9 रखा कि नहीं रखा, यक जो बगल लिखा है 1, इसको मैंने जोड़ दिया, 9 + 1/2 लिख दिया। तो सभी लोग पता है कि 9 में जब 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पर हो गया बराबर में 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आया 5, यानी कि 5वां पद जो होगा दी गई श्रेणी का, जो श्रेणी आपने बनाई है, दी गई श्रेणी का 5वां पद नहीं, दी गई श्रेणी का 5वां पद निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पद कितना निकला रहा, 12। ये माध्यिका नहीं होगी, गलत हो जाएगा। 5वां पद जो होगा आपका, जो आपने श्रेणी बनाई इसीलिए अवरोही क्रम में यहाँ पर आपने मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में आपने लिखने का प्रयास किया। अब यहाँ से देखो 5वां पद कौन सा है, पहला पद 6 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 12 है, और 5वां पद कौन है भैया, 5वां पद आपका 13 है। 13 जो है यही होता है मध्यांक, यानी यही होती है माध्यिका। अब देखिए जो मैं बता रहा था कि इस जो मध्य बिंदु होता है, जिसके इधर उतने अंक होते हैं उतने इधर अंक होते हैं। आप देखिएगा 13 के इधर 14 15 16 18 4 अंक इधर हैं, और 12 10 8 6 4 अंक इधर हैं। देख रहे हो ना, समझ में आई बातें। तो इसी प्रकार से माध्यिका जो होती है वो होती है, 4 अंक इधर हैं, 4 अंक इधर हैं। ये बात अब देखिए 12 के भी 4 अंक इधर हैं, 4 अंक इधर हैं, लेकिन ये श्रेणीबद्ध नहीं है। सबसे पहले आपको एक क्रमबद्ध तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, एक बे में, यानी कि चाहे अवरोही क्रम में चाहे आरोही क्रम में, चाहे घटते से बढ़ते चाहे बढ़ते से घटते क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में सारी चीज़ें होंगी। समझ में आ गई बातें। तो 5वां पद दी गई श्रेणी का क्या होगा, तो इसी श्रेणी का, यानी कि 13 जो अंक होगा आपका, 13 जो है यही क्या है, तो 13 आपका क्या निकला भैया, यही 13 आपका क्या होगा, यानी कि जो आपका जो है एक प्रकार से बात की जाए, जो 13 अंक है यही माध्यिका हो गई इस श्रेणी का। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। तो माध्यिका और मध्यमान निकालना आपको आ गया। मध्यमान का सूत्र क्या होता है, मध्यमान का सूत्र होता है कुल मतलब कि सिग्मा x/n, ठीक है, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, मध्यांक का सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बचा आपका बहुलक। बहुलंक या फिर बहुलांक या बहुलक सबसे सहज होता है। बहुल अंक, बहुल माने होता है ज़्यादा, अंक माने अंक, तो बहुलांक माने क्या होता है, मोड जिसको कहते हैं, यानी जिसका दी गई श्रेणी में जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी कोनो श्रेणी दी गई है और उस श्रेणी में उस अंक का बार बार आ रहा है वो अंक, तो उसी अंक को हम खास करके मोड कहते हैं। बहुलक या बहुलांक
जो होता है उस प्राप्तांक को कहते हैं जो समूह में सबसे अधिक बार आता है या समूह में सबसे अधिक बार प्रचलित होता है, अथवा यह कहा जाए कि किसी वितरण में जिसे प्राप्तांक की सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जिस प्राप्तांक की, वही बहुलक होता है, बहुलांक होता है या मोड होता है। ठीक है, बहुलांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यम ऐसे लिखते हैं। बहुलांक के बारे में क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे जीरो, यम डॉट। ओके, ये बात, इसको व्यक्त करते हैं बहुलांक को। तो बहुलांक की अगर बात की जाए, गैरट महोदय कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि किसी भी आवृत्ति वितरण में बहुलक या बहुलांक वह मान होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। बहुलांक की गणना कैसे की जाती है, बहुलांक कैसे निकाला जाता है, इसको मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुलांक के लिए सूत्र का प्रयोग आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुलांक वैसे पता हो जाता है कि बहुलांक कैसे निकलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुलांक कैसे निकलेगा भैया? बहुलांक जैसे मान लेते कोई श्रेणी आपको दी गई, एक श्रेणी में मान लेता हूँ, अपनी खुद ही बना लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको लिखा 2 4 6 3 5 4 3 4, ठीक है, और इसके अलावा 6 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कौन सा शब्द आया है? देखिए 3 जो है ये 2 बार आया है, ये होगा नहीं। ठीक है, 2 एक ही बार आया। 4 भी आप देखेंगे 4 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 जो है आपका ये 4 बार आया है, तो ये 4 ही क्या होगा? दी गई श्रेणी का क्या होगा? बहुलांक होगा। ठीक, सिंपल सी। अब इस श्रेणी में दिया जाता है, सारणी में दिया जाता है, तो जिसमें भी जिन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, देखें तो वही चीज़ क्या होता है आपका? वही चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहुलांक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, प्रसार या परास क्या होता है? प्रसार या परास क्या होता है भैया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रसार या परास क्या होता है, इसको बताएं सभी लोग। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, प्रसार या परास क्या होता है, बताएं। ओके, बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। परास या प्रसार क्या होता है भाई? तो परास की या प्रसार की अगर बात की जाए, इसको अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। प्रसार को या परास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। प्रसार को बहुत ही सीधे तथा संक्षिप्त शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि किसी समूह के अंकों या प्राप्तांकों के फैलाव के अधिकतम तथा निम्नतम अंकों के बीच में जो अंतर होता है उसी को प्रसार या परास कहा जाता है। एक सूत्र होता है प्रसार का या फिर परास का। प्रसार बराबर होता है, यानी रेंज बराबर होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, यानी अधिकतम अंक और निम्नतम अंक के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि अधिकतम अंक मान लेते हैं 100 है और निम्नतम अंक कितना है? 25 है, तो इन बीचों का घटाएंगे, 100 में से 25 गया 75। 75 क्या होगा? यही प्रसार हो गया आपका। तो प्रसार को कुल प्रसार यानी टोटल रेंज कहना अधिक प्रासंगिक होता है, यानी टोटल रेंज भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रसार के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई। प्रसार के बारे में चीज़ समझ में आ गई। तो प्रसार अधिकतम तथा निम्नतम अंकों के मध्य अंतर को दर्शाता है। प्रसार के रूप में हमें विदित होता है, यानी ज्ञात होता है कि उस समूह के प्राप्तांक को जो हैं कितने अंकों के मध्य में फैले हुए हैं। प्रसार के माध्यम से अंक वितरण में अंकों की विचलनशीलता का भी पता चलता है। तो इस प्रकार से अच्छा, प्रसार गुणांक का भी एक सूत्र होता है। प्रसार गुणांक का सूत्र भी एग्जाम में पूछता रहता है। तो प्रसार गुणांक बराबर होता है उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बटे उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक। तो प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है? प्रसार गुणांक का जो सूत्र होता है, यानी कि रेंज ऑफ कोइफिशिएंट। तो कोइफिशिएंट का सूत्र क्या होता है प्रसार गुणांक का? उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बटे उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रसार का उपयोग कई जो है विधि से किया था, जैसे कि प्रसार के उपयोग से वितरण के अंकों की विचलनशीलता को कम समय में और सहज तरीके से हम जान सकते हैं। प्रसार का उपयोग आवृत्ति वितरण तालिका को बनाने में सुविधाजनक तरीके से किया जाता है। इस प्रकार से कुछ जटिल घटनाओं में भी प्रसार उपयोगी होता है, और जब केवल आवृत्ति के अंकों का अंतर वांछित होता तो भी प्रसार का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रसार जो होता है, जब शुरू तथा अंत के अंकों को महत्व देना हो तो फिर अंकों का कुल फैलाव ज्ञात करना हो तो हम फैलाव मतलब कि प्रसार का या प्रसार गुणांक का या प्रसार का या परास का हम एक प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो प्रसार या परास यही है। ओके, समझ में आ गया होगा बातें आपके। आगे समझते हैं और भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग।
10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। कौन सा प्रश्न है भाई? 10वें नंबर प्रश्न को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके समझ में सारे मुद्दे आ रहे होंगे। लगभग आज आपने 9 टॉपिक को समझा, 9 भी जो है एक प्रकार से प्रश्नों को समझ लिया, विस्तार से मैंने बताया। इससे चाहे लघु उत्तरीय पूछा जाए चाहे दीर्घ उत्तरीय, आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन क्या होता है भैया? यानी जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यमान विचलन को हम एवरेज एक प्रकार से डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज डिवीजन। एवरेज डिवीजन को हम क्या कहते हैं? मध्यमान विचलन कहते हैं। मध्यमान विचलन की अगर बात की जाए तो मध्यमान विचलन को औसत विचलन भी कहा जाता है। मध्यमान या औसत विचलन मुख्य रूप से यह बताता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आवृत्ति जो है या जो प्राप्तांक है उसका वितरण में प्राप्तांक अपने मध्यमान से औसतन कितने पास या कितने दूर है। अर्थात किसी आवृत्ति वितरण तालिका में प्राप्त अंकों के अपने मध्यमान से जो विचलन की दूरी है उस दूरी को औसत विचलन या मध्यमान विचलन यानी एवरेज जो है एक प्रकार से डिवाइडेशन मतलब कि डिवीज़न या फिर एक प्रकार से मीन डिवीज़न के नाम से यानी कि एमडी कहा जाता है। एडी या फिर एमडी दोनों कहा जाता है जो है मध्यमान विचलन को। मध्यमान विचलन के बारे में किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। मध्यमान विचलन के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि मध्यमान विचलन की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है गैरट। गैरट महोदय कहते हैं कि औसत विचलन या मध्यमान विचलन किसी अंक श्रृंखला में सभी विभिन्न प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन का औसत होता है। मध्यमान विचलन का सूत्र यानी एडी बराबर या एमडी बराबर क्या होता है? एमडी बराबर या एडी बराबर होता है सिग्मा ठीक है एक्स, सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स बटे एन जो होता है ये मध्यमान विचलन का सूत्र होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई? सिग्मा एफ एक्स बटे एन ये मध्यमान विचलन का सूत्र होता है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई बात भी? सबसे पहले मान लेते कोई श्रेणी आपको दी गई है, कोई श्रेणी आपको दी गई है, आपको उसको क्या करना है? उन प्राप्तांकों को श्रेणी क्रम में लिख लेना सबसे पहले। जैसे मैंने बताया था कि घटते चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, तो उसको आपको लिख लेना। मध्यमान विचलन आपको निकालने के लिए मैं बता दूं, मध्यमान विचलन के निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है? सबसे पहले क्रम संख्या आपको लिख लेनी है, एक तालिका बना करके क्रम संख्या। उसके अंदर प्राप्तांकों को आपको जैसे कि मान लेते हैं 18, 17, 25 और 20, 15, 16, 15, 10 और 14, 12 ये सब दिया हुआ है। तो आपको करना क्या? सिंपल सा करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है एक प्रकार सीरियल से यानी कि 10 आपको दिया है, 12 दिया है, 14, इसको एक सीरियल से लिख लेना है। जैसे कि 15 फिर 15 फिर 16, इस प्रकार से एक सीरियल से जो है अवरोही आरोही क्रम में सेट कर लेना है एक श्रेणी में। उसके बाद मध्यमान विचलन जो निकाला जाता है यानी यक्स जो निकाला जाता है स्मॉल वाला, वो कैसे निकाला जाता है? मध्यमान विचलन जो निकाला जाता है तो आप देखेंगे जैसे कि 0 सबसे बीच में जो यहाँ पर सबसे बीच का जो अंक होगा, जैसे मान लेते हैं जिससे ऊपर जैसे कि मान लेते हैं ऊपर 5 संख्या हो तो नीचे 5 संख्या, यानी जो मध्यांक होता है उसी मध्यांक के सामने जो है यहाँ पर मध्यमान से विचलन निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? यहाँ पर 0 लिखना होता है। 0 से +1 +2 नीचे तक चले जाएंगे 5 अंकों तक, और -1 -2 -5 तक ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता है? यही होता है आपका मध्यमान से विचलन निकालना, तो x होता है ये। ओके, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जो प्राप्तांक दिया होता है उसको मैंने जोड़ा। मान लेते हैं जो प्राप्तांक दिया हुआ था 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20 और 25 क्या दिया हुआ था? मैंने मान लेते हैं 10 दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, 14 दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, एक 15 और एक 16 ले लीजिए, एक 17 दिया हुआ था, एक 18 था, एक 20 ले लीजिए और एक 25। इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? तो इसको इसी के जोड़ को हम क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स बराबर कितना हुआ? ये 162 यानी 162 मैंने जोड़ दिया। और सिग्मा एफ एक्स कितना निकला आपका? सिग्मा मॉड एक्स कितना निकला? सिग्मा मॉड एक्स आपका कितना निकला भाई? कितना निकला? 25 निकला। कितना निकला भाई? ये 25 निकला आपका। यानी कि सबसे अधिक कितना हुआ? तो अधिक कितना मान सकते हो आप? अधिक कितना है? 25। तो 25 जो होता है वो होता है आपका क्या? सिग्मा मॉड एक्स, यानी कितनी सबसे ज़्यादा बार जो है प्रकार से आप देखेंगे सबसे अधिक क्या है, तो 25 ही सबसे अधिक है। तो 25 को हमने लिया, तो प्राप्तांक मध्यमान बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे एन, यानी 162 बटे 10 करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? हमको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए पुराना सूत्र क्या होता है? संख्याओं का कुल योग 162। कितनी संख्या है? 10 संख्याएं हैं, 10 से भाग दे दिया, कितना निकला? 16.2 निकला।
कितना निकला भाई 16.2 निकलता है। अब 16.2 निकला हमारा, तो एक प्रकार से क्या हुआ 16.2 यहीं पर आपका जो है अभी नहीं निकलेगा मानक विचलन। अब मानक विचलन निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, एडी बराबर क्या होता है, एडी बराबर होता है सिग्मा, एडी बराबर होता है सिग्मा मॉड यक्स बटे कितना होता है यन। अब ये होता तो सिग्मा मॉड एक्स कितना हो गया आपका, सिग्मा मॉड एक्स कितना है आपका 25 दिया था, 25 सिग्मा है, सबसे अधिक बार कौन 25 है, यन कितना है 10 है, बटे 10 कर देंगे, कितना निकलेगा 2.5 निकलेगा, 2.5 निकला, 2.5 निकला। और यहाँ पर कितना निकला था, यहाँ पर आपका निकला था 16 पॉइंट कितना निकला था, वो 16.2 निकला था ना, 16 पॉइंट आपका 2 निकला था। तो इस प्रकार से प्राप्तांक वितरण का जो मानक विचलन होता है, जो हमें दिया गया था श्रेणी, उसका मानक विचलन आपका क्या होगा 2.5 जो होगा, यही मानक विचलन है। ओके, क्लियर हो गया। तो क्या होता है, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, यही चीज़ मध्यमान विचलन बराबर एडी बराबर क्या होता है सिग्मा मॉड एक्स। यानी मॉड एक्स कैसे निकाला जाता है आपको, जो सबसे अधिक बार संख्या दी हुई, सबसे ज़्यादा जो दी हुई है, यानी 25 सबसे बड़ी संख्या है, उसी को हमने क्या कर लिया, उसी को हमने ले लिया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मध्यमान विचलन होता है। किसी दिन मैं उदाहरण के रूप में मध्यमान विचलन के बारे में समझा दूंगा। मध्यमान विचलन के कई सारे उपयोग हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे किसी टाइम पे, तो आप इसको लेकर के परेशान ना हो। ओके, मध्यमान विचलन के कई सारे उपयोग, जैसे कि इसके उपयोग से इस बात का पता चलता है कि प्रस्तुत अंक वितरण में कोई प्राप्तांक अपने वितरण के मध्यमान के औसतन कितनी दूरी पर या कितने पास स्थित है, या फिर वितरण के सभी प्राप्तांकों को समान महत्व देते हुए इसका उपयोग किया जाता है। ये तमाम प्रकार के उपयोग होते हैं जो कि मध्यमान और मध्यमान विचलन से यह भी पता लगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि वह पूरा समूह औसतन अपने समूह के मध्यमान से कितना विचलित है, कितना अधिक मतलब विचलित है या कैसे विचलित है, इसका भी पता लगता है मध्यमान विचलन से। तो मध्यमान विचलन बराबर सूत्र क्या होता है, मध्यमान विचलन बराबर सूत्र होता है सिग्मा मॉड एक्स बटे एन, यानी एफ एक्स जो होता है उसी को हम कैपिटल मॉड एक्स कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गई बातें। तो मध्यमान के बारे में हमने यहाँ पर आपको बातें समझा दी। अब आगे के जो प्रश्न हैं इनको हम आगे की वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। आप जो है देखिएगा, केवल यहाँ पर 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं खंडवा के जो हैं। अब इनके प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे हो जाएंगे अगर मैं दूंगा, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। आगे और भी वीडियोस मेरे मॉडल पेपर आएंगे, उसमें भी और चीज़ें मैं चर्चा करता रहूँगा। इनको आप अपनी सीरीज में जो है मिलते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको और भी वीडियोस देने का प्रयास करूंगा, और भी मॉडल पेपर बनाऊंगा, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर को मैं डिस्कस कर लूँगा। ऑलरेडी अभी समय ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर, मानक विचलन की परिभाषा दीजिए और उसका उपयोग बताइए। मानक विचलन की परिभाषा आपसे पूछ रहा है, मानक विचलन की आपसे परिभाषा पूछ रहा है। भैया क्या पूछ रहा है, मानक विचलन की परिभाषा पूछ रहा है, यही आपकी परिभाषा देनी है मानक विचलन के बारे में। ओके, मानक विचलन क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। मानक विचलन और माध्य विचलन, ठीक है। मानक विचलन की बात की तो मानक विचलन को प्रामाणिक विचलन भी कहा जाता है, इसको एसडी कहा जाता है। सिग्मा स्मॉल सिग्मा से मानक विचलन को जो है प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। ओके, कार्ल पियर्सन जो हैं इन्होंने एसडी को कुछ अन्य नामों से पुकारा, जैसे कि कार्ल पियर्सन कहते हैं, जो कि मानक विचलन के जन्मदाता हैं कार्ल पियर्सन। और मध्यमान वर्ग त्रुटि इन्होंने इसको कहा, यानी कि मीन स्क्वायर एरर कहा है। मध्यमान विचलन वर्ग भी कहा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर डिवाइसन कहा है। इसके अलावा इन्होंने वर्गमूल भी से को कहा है। तो इस प्रकार से एसडी के अनेक नाम कार्ल पियर्सन स्वयं बताते हैं। और मानक विचलन को परिभाषित करते हुए टिंकर और रसेल महोदय कहते हैं कि वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल को मानक विचलन कहा जाता है। ओके, मानक विचलन का उपयोग कई तरीके से होता है, जैसे कि पहला उपयोग होता है जब प्राप्तांक वितरण में क्रमिक यानी कि एक प्रकार से ओरिजिनल या फिर वर्गीय यानी नॉमिनल स्तर के प्राप्तांक होते हैं, तो मानक विचलन उपयोगी होता है। दूसरा उपयोग जब दो समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो मानक विचलन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। या फिर दो समूहों के प्रदत्तों में सहसंबंध या मानक त्रुटि निकालना होता है और उसकी गणना करनी होती है तो भी मानक विचलन का प्रयोग होता है। प्रसरण विश्लेषण में भी मानक विचलन का उपयोग किया जाता है। मानक विचलन के उपयोग से विचलनशीलता का मापन अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध और विश्वसनीय रूप से माना जाता है। तो मानक विचलन के कई सारे उपयोग हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों ने जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें, अब इसी लगे हाथ में धीरे धीरे कम शब्दों में आपको तेजी से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 16, 8, 6, 18, 12, 10, 13, 15 और 14।
16, 8, 6, 18, 12, 10, 13 और 15 और 14, इसका क्या निकालना है आपको? इसके मध्यांक आपको ज्ञात करना है। मध्यांक इसका कैसे ज्ञात करेंगे? मध्यांक का सूत्र मैंने आपको बताया था कैसे ज्ञात करना है भैया। इसका उदाहरण तो मैंने आपको दिया था अभी अभी, इसका उदाहरण दिया था ना, इसका उदाहरण दिया था, तो वही आपका होगा। तो क्लियर होगी बातें। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको एक साइड से लिखने ला। हमको लिखना कैसे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे, ठीक है, फिर 14, फिर 15 लिख लिया, फिर 16 लिख लिया, फिर 18 लिख लिया। ओके, ये एक सीरियल से हो गया। अब क्या करना है हमको, और कितनी संख्याएं हैं? ये कुल मिलाकर के 9 संख्याएं हैं, यानी कि n बराबर 9 दिया है, हमने क्लियर लिख लिया। मध्यांक बराबर क्या होता है, यानी कि मध्यांक को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? यम डी एन लास्ट में होता है, ठीक है। इसका बराबर क्या होता है? n + 1/2वां पद। ओके, n कितना है? 9 है, 9 + 1/2 यानी कि 9 × 10 / 2 बराबर कितना हो गया? 5 आ गया। बाद पांचवा पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 यानी कि 13 जो निकला। मैंने इससे पहले आपको इसको विस्तार से समझा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यही उदाहरण आपको लेकर के समझाया था और ये प्रश्न भी रखा है। लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लीजिएगा। ओके, ऐसे मध्यमान के भी प्रश्न आ सकते हैं और बहुलांक के भी प्रश्न आ सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पियर्सन की गुणनफल विधि बताइए। पियर्सन की गुणनफल विधि बताने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। समझते हैं भाई इसको। चलें, पियर्सन की गुणनफल विधि कौन सी? यानी कि एक प्रकार से जो पियर्सन महोदय हैं, उन्होंने सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए, उसकी गिनती करने के लिए एक गुणनफल विधि यानी जो एक प्रकार से प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का सर्वप्रथम उपयोग किया था पियर्सन महोदय ने, कार्ल पियर्सन। और इसे गुणनफल आघूर्ण विधि भी कहा जाता है, जो कि पियर्सन ने जो गुणनफल विधि दी है, यानी कि जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड विधि दी है पियर्सन ने, उसको क्या कहा जाता है? उसको गुणनफल आघूर्ण विधि भी कहा जाता है। और पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कॉन्फिशिएंट को आर से व्यक्त किया है, इसको मतलब कि स्मॉल आर से व्यक्त किया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा कौन सी है पियर्सन की गुणनफल विधि की? पहली अवधारणा है कि इस विधि से प्राप्त सहसंबंध रेखीय रूप में होता है। कैसा होता है? एक रेखीय रूप में होता है। दूसरी बात यह है इसकी कि जो है वितरण सामान्य हो तथा यन का मान जो होता है अधिक हो, यानी जो संख्याएं उनका मान अधिक हो, तो इस विधि से प्राप्त सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता और अधिक हो जाती है। इसके अलावा तीसरा इसका सिद्धांत या फिर अवधारणा ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि प्रमाणिक विचलन जो होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड एक प्रकार से विचलन होता है, डिवाइसन होता है, उसकी बात की, यानी कि जो एक प्रकार से एसडी होता है, उसका आकार सहसंबंध को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये इसकी 3 अवधारणाएं थी जो कि सहसंबंध की गणना जो है इसके द्वारा इन्होंने बताया। तो सहसंबंध की गणना मध्यमान तथा मानक विचलन यानी एसडी पर आधारित होता है और इस विधि को अधिक शुद्ध माना जाता है। इसलिए अधिकांश मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विश्वसनीयता व वैधता ज्ञात करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया था, जो कि पियर्सन की गुणनफल विधि है। ओके, क्लियर हो गई। पियर्सन की गुणनफल जो आघूर्ण विधि है, इसके अंतर्गत 2 विधियां अधिक प्रचलित हैं। यद्यपि मतलब इन विधियों में मुख्य रूप से 5 विधियां मानी जाती हैं। पहली विधियां कौन सी है? पहली विधि है वास्तविक मध्यमान विधि, दूसरी विधि होती है काल्पनिक मध्यमान विधि, तीसरी विधि है अंक कम करने की विधि, चौथी विधि है शून्य से विचलन की विधि, और जो 5वीं विधि है उसको कहते हैं स्केटर डायग्राम विधि। ओके, तो इसमें 2 विधियां जो हैं ये अधिक प्रचलित हैं और इनका विस्तृत वर्णन आप देखेंगे, जैसे कि जैसे सहसंबंध गुणा की गणना करने में उनका उपयोग आप देखेंगे लगातार किया जाता रहा है। तो पियर्सन की ये 5 विधियां जो है बड़ी फेमस हैं। तो मध्यमान विधि एक होती है सहसंबंध गुणांक की, एक काल्पनिक मध्यमान विधि होती है, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। तो वास्तविक मध्यमान विधि और काल्पनिक मध्यमान विधि, ये 2 विधियां जो है ये बड़ी फेमस हैं, जो कि पियर्सन महोदय हैं, इनकी गुणनफल विधि का मुख्य रूप से है। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखें 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, सांख्यिकी के उद्देश्य बताइए। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है भैया? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी प्रदत्त आंकड़ों को अध्ययन करने के लिए बोधगम्य बनाने का एक प्रकार से माध्यम होता है। सांख्यिकी की बात की जाए तो इसका अध्ययन उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी की परिभाषा मैंने पहले डिस्कस कर ली है। इसका पहला उद्देश्य लिखिएगा सभी लोग। सांख्यिकी जो होता है यानी कि सांख्यिकी के अध्ययन से संबंधित तथा तथ्यपूर्ण प्रदत्त या आंकड़े को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा प्राप्त प्रदत्तों यानी जो प्राप्त डाटा है यानी आंकड़ा है, उसको आवृत्ति वितरण आदि के उचित रूप में व्यवस्थित करना, ये दूसरा उद्देश्य है इसका। तीसरा उद्देश्य है सांख्यिकी का कि
जो प्रदत्त है यानी जो आंकड़ा जो डाटा दिया है उन डाटा का स्थिति मान ज्ञात करना, विचलनशीलता निकालना, सहसंबंध इनको ज्ञात करते हुए उसका सार्थक रूप में विश्लेषण करना, ये सब सांख्यिकी का उद्देश्य ही होता है। चौथा उद्देश्य सांख्यिकी का ये होता है मेरे भाई कि जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, उसका सारणी यानी कि उसको एक प्रकार से सारणी में फिक्स करें, उसको संक्षिप्त करें यानी उसको सरल करें। ठीक है, ये करना भी सांख्यिकी का ही उद्देश्य होता है। पांचवा उद्देश्य लिखिएगा, शोध या अध्ययन में परिकल्पना यानी जो हाइपोथेसिस होती है उसको एक प्रकार से बनाना या फिर उसका निरीक्षण करना, उसमें एक प्रकार से उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है सांख्यिकी का। और इसका छठवां उद्देश्य होता है सामान्य ज्ञान तथा नीतियों का निर्धारण करना हुआ, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है ये सांख्यिकी। इसके अलावा सांख्यिकी का वो एक उद्देश्य प्रयोगात्मक अध्ययन के व्यवहार या चरों के प्रकार्यात्मक संबंधों के संदर्भ में भी अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे कि इसके अध्ययन से आप देखेंगे कि प्रदत्तों के परिणाम का निष्कर्ष निकालना हुआ या अतिरिक्त अनुमान लगाने में भी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कई प्रकार से सांख्यिकी की उपयोगिता आज हमारे जीवन में है। ओके, हमारे जीवन में क्या आप देखेंगे, मनोविज्ञान में खूब अच्छे तरीके से सांख्यिकी का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग मात्र जो है मनोविज्ञान में ही नहीं बल्कि सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में या हर एक विषय वस्तु में आप देखेंगे अधिक मात्रा में सांख्यिकी का प्रयोग होता है, ताकि जो है उसी के माध्यम से हम जो डाटा होता है उसको हम सही तरीके से, सुटेबल तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिख पाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, छठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, परिकल्पना की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। परिकल्पना क्या होती है भाई? नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। तो अध्ययन का स्वरूप जो होता है, अध्ययन का स्वरूप प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल हो अथवा अप्रयोगात्मक हो, यानी कि एक प्रकार से नॉन एक्सपेरिमेंटल हो। अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन हेतु समस्या का चयन करने के पश्चात अध्ययन समस्या के अनुकूल परिकल्पना या परिकल्पनाएं प्रतिपादित करना होता है, और ये परिकल्पना उस समस्या का अस्थायी समाधान होती है, अस्थायी समाधान तथा जांचनीय कथन होता है। प्रस्तावित रूप में इस कथन को ही तकनीकी भाषा में हम परिकल्पना कहते हैं। और खास करके परिकल्पना की अगर बात की जाए तो परिकल्पनाओं को समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कि इसी इकाई यानी यूनिट के शीर्षक में हम लोगों ने जो प्रकार से पढ़ चुके हैं। और ख़ास करके मैंने आपको परिकल्पना के बारे में परिभाषा बताई भी है शुरुआत में। ओके, परिकल्पना की अगर प्रकृति को हमको समझना है तो कई सारे बिंदु, जैसे कि पहला इसमें पॉइंट ये है कि किसी परिकल्पना में दो या दो से अधिक चरों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिसकी अध्ययन के माध्यम से जांच या निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि जो उदाहरण है उनमें अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया आप देखेंगे, जिसको सीखने की जो अधिगम जो होता है, अधिगम करने में, सीखने में परिकल्पना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, और दूसरी इसकी बात यह है कि आप देखेंगे जिन चरों के मध्य स्थापित संबंध को स्पष्ट करना होता है, वे जो चर को वेरिएबल कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसके मापने के योग्य भी बनाना हुआ, तो एक प्रकार से ये आवश्यक होती है परिकल्पना। इसके अलावा परिकल्पना जो होती है जांच में लगने वाले समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी होती है, और मितव्ययी होनी चाहिए, ये भी इसकी प्रकृति होनी चाहिए। अध्ययन की एक समस्या के संदर्भ में एक या दो अथवा और भी अधिक परिकल्पना बनाई जा सकती है। मितव्ययी परिकल्पना को उत्तम और उपकल्पना माना जाता है, यानी कम खर्च में परिकल्पना हो। इसके अलावा जो है चौथी जो परिकल्पना का उद्देश्य है, परिकल्पना का अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध जो वैज्ञानिक परीक्षण हैं, जो टेस्ट हैं, उनसे संबंधित होना चाहिए परिकल्पना, जिससे कि उसकी पुष्टि के लिए प्रदत्त आंकड़े जो हैं, प्रदत्त संकलन जो हैं, उसको करने में कोई विशेष समस्या ना उत्पन्न होने पाए। ऐसा ना होने पर जो अध्ययन में सार्थकता होती है वो नहीं आ पाती है, तो इसलिए इसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। और परिकल्पना में आप देखिएगा तार्किकता और व्यापकता, यानी कि लॉजिकल यूनिटी, इसके अलावा जो है प्रकार से कॉम्प्रीहेंसिव जो नेस होता है, कॉम्प्रीहेंसिवनेस, उसका लक्षण भी होना चाहिए, और ये एक अच्छी परिकल्पना के लिए आवश्यक होता है। तो परिकल्पना के बारे में मैंने यहाँ पर बता दी। परिकल्पना कई प्रकार की, धनात्मक परिकल्पना, ऋणात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना होती है, सामान्य परिकल्पना, जटिल परिकल्पना भी होती है, और सार्वभौमिक परिकल्पना, अस्तित्वात्मक परिकल्पना भी होती है, कारणात्मक परिकल्पना, कार्यात्मक परिकल्पना, सांख्यिकी परिकल्पना और वर्णनात्मक परिकल्पना। ये मतलब कि परिकल्पना के कई सारे प्रकार होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ा तेज बताने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जीभ लटपटा जा रही है, चले कोई बात नहीं उसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न। मैंने सोचा था कि इसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसको नहीं बताएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि सर जी जो है नहीं बता रहे हैं, अब इसको हम कहाँ पढ़ने जाएं, तो आपको परेशानी होती, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको बताना आवश्यक है, चाहे थोड़ा सा समय ही लग जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, प्रयोगात्मक या शोध
की प्रविधियों की उपयोगिता या महत्व बताइए। तो इसका महत्व क्या है भाई? पहला महत्व क्या है इसका शोध या प्रयोगात्मक प्रविधियों का? पहला महत्व है कि किसी भी जानकारी या ज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप हमारे ज्ञान का विस्तार करना, जिससे उस ज्ञान की और अधिक उपयोगिता संभव होती है। दार्शनिक या सैद्धांतिक ज्ञान का निस्संदेह अथवा मतलब अपना महत्व होता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकता की पुष्टि प्रयोगात्मक स्वरूप से ही संभव होती है। तो ये पहला उपयोगिता महत्व होता है इसका। दूसरा उपयोगिता महत्व होता है प्रयोगात्मक प्रविधियों का। क्या महत्व होता है? प्रयोगात्मक प्रविधियां जो होती हैं उनका महत्व ये होता है, प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर अनुसंधान या शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क जो होता है वो संभव हो पाता है। यानी कि प्रयोगात्मक अध्ययन शोध कार्य में एक उत्तम मार्गदर्शक यानी गुड गाइडेंस का कार्य करता है। तो ये उपयोगिता होती है, महत्व होता है। तीसरा उपयोगिता या महत्व ये होती है प्रयोगात्मक प्रविधियों की, कि प्रयोगात्मक प्रविधियों से प्राप्त तथ्य जो होते हैं, यानी कि जो डाटा जो एक प्रकार से तथ्य होता है, यानी जो एक प्रकार से फैक्ट होता है, उसके आधार पर भविष्य का कथन या पूर्वाग्रह यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में पता लगा पाते हैं। इसके अलावा चौथी बात यह है कि प्रयोगात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रगति की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। यानी अगर अनुसंधानों को प्रगति करनी है तो सबसे पहली चीज़ प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जो विधि होती है, प्रैक्टिकल प्रविधि होती है, जो प्रैक्टिकल मेथड होता है किसी भी विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसमें आप देखिएगा प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल का अब दुनिया में बहुत ही महत्व है, और जीवन की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में भी जो है प्रैक्टिकल जो मेथड है यानी प्रयोगात्मक विधियां हैं एक प्रबल यंत्र सिद्ध होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक विधियों का एक प्रकार से अलग अपना महत्व है, अपनी एक उपयोगिता है, जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में खास करके तो बड़ी फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा मापन, 8वां नंबर प्रश्न है, मापन के लक्षण बताइए। प्रश्न क्या है? मापन के लक्षण बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मापन का लक्षण क्या होता है भैया? मापन की बात की जाए तो मापन एक सार्वभौमिक धारणा होती है और इसका विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हो जाता है। यानी जो मापन होता है जिसको मेजरमेंट कहते हैं, और एक होता है मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन जो होता है ये एक प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती है। मापन प्रक्रिया औपचारिक होती है और मूल्यांकन जो होता है एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, जो कि किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रहती है। आप देखेंगे भौतिक शास्त्रों में या गणित में या केमिस्ट्री में इसमें मापन और मूल्यांकन दोनों का प्रयोग होता है। और मापन और मूल्यांकन देखेंगे तो आप एक भौतिक मापन होता है, एक व्यवहारिक मापन होता है। तो एक प्रकार से मापन कई प्रकार के अपने हिसाब से होते हैं। वैसे मापन की अगर बात की जाए, मापन के लक्षण की, तो मापन के कई लक्षण हैं। जैसे कि पहला लक्षण होता है कि मापन विषय विशेष या संदर्भ विशेष के आधार पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में संभव होता है। जैसे भौतिक मापन हो गया, ऊंचाई का मापन हो गया, लंबाई का मापन हो गया, वजन का मापन हो गया। ये सब क्या है? ये सब व्यवहारिक तथ्यों का मापन होता है। इस प्रकार से जो है आप देखेंगे जो है सॉरी ये सब क्या होते हैं? इस प्रकार के मापन जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो, ऊंचाई का मापन करना हुआ। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक तथ्यों का मापन होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से मापन होता है। जैसे कि बुद्धि का मापन करना हुआ, अभिरुचि का मापन करना हुआ, किसी की यादगार यानी स्मृति का मापन करना हुआ। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों का मापन क्या होता है? ये सब लक्षण होते हैं मापन के ही। इसके अलावा मापन जो होता है, मापन के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का मापन नहीं होता है, बल्कि उसके गुण का या मतलब आप देखेंगे उसका गुण का जो विशेष के मापन किया जाता है। सैद्धांतिक तौर से भौतिक एवं व्यवहारिक मापनों में मूलतः अंतर होता है। जैसे कि किसी मेज के आकार का मापन जो आज होगा वही वर्षों बाद भी वही होगा, जबकि किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का अगर बुद्धि मापते हैं तो एक वर्ष में आप देखेंगे एक ही वर्ष में बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आज मैंने नापा कि इसकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट 50 है और 2 साल बाद मैंने देखा तो इसकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितनी हो गई, मान लेते हैं कि 150 हो गई। तो एक प्रकार से क्या होता है कि बच्चे के जो है जो व्यवहार होते हैं उनमें तो चेंजमेंट होता है, बदल जाता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष मापन होता है वो वैसे रहता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष मापन होता है उसमें चेंजमेंट भी होता है। तो ये सब मापन के लक्षण होते हैं। इसके अलावा मापन के भौतिक स्वरूप की अपेक्षा उसके व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या विवेचना करना काफ़ी कठिन होता है, जबकि भौतिक मापन में किसी प्रकार की व्याख्या विवेचना की आवश्यकता ही नहीं होती है। नापा कि हाँ ये 1 किलोमीटर की लंबाई है, मैंने माप दिया, या फिर एक प्रकार से इतनी मतलब कि आपकी मान लेते हैं कमर मान लेते हैं आपकी 32 की है, या जो है एक प्रकार से 28 की है या फिर 30 की है, तो दर्जी ने नापा तुरंत 32 की कमर है, हटाओ हो गया। लेकिन आपका व्यवहार यानी कि आपकी बुद्धि नापना हुआ तो उसमें बड़ा ज़्यादा माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो ये तमाम सारे लक्षण होते हैं जो कि मापन के लक्षण होते हैं। ओके,
अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, परीक्षण की विशेषताएं बताइए। 9वां नंबर प्रश्न है, परीक्षण की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। तो परीक्षण की बात की, परीक्षण की परिभाषा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। ओके, परीक्षण का एक प्रकार से परिभाषा मतलब उपयोग विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता परीक्षण की ये होती है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न परीक्षणों के द्वारा मापन शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों ही रूपों में किया जा सकता है तथा मापन के उपरांत उन प्रयोज्यों को श्रेणीबद्ध भी करा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये पहला विशेषता। दूसरी विशेषता मापन और मापन की परीक्षण की ये होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच इन परीक्षणों का उपयोग करके उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है परीक्षण में। ओके, तीसरा परीक्षण की विशेषता ये होती है कि परीक्षण यानी कि जो टेस्ट होते हैं उनका वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होना उनकी प्रमुख विशेषता होती है। तो एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ हो यानी ऑब्जेक्टिव हो और रियलेबल हो, विश्वसनीय हो, तभी परीक्षण अच्छा होता है। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, किसी परीक्षण का व्यवहारिकता या प्रशासन योग्य होना उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। परीक्षण की बात की जाए तो परीक्षणों के उपयोग से जो प्राप्तांक होते हैं, जो स्कोर मिलता है, जैसे सांख्यिकीय आंकड़े सहज ही प्राप्त करना संभव होता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा आप देखेंगे परीक्षण जो होते हैं इसकी अध्ययन की जो चर त्रुटि होती है यानी वेरिएबल जो एरर होता है, इसकी गणना करना भी आवश्यक होती, तो ये भी एक प्रकार से। और इसके लिए विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है जिससे अध्ययनकर्ता को चर त्रुटि का बोध होता है, तो ये भी इसकी विशेषता होती है, परीक्षण के द्वारा ही हो पाता है। तो इस प्रकार से परीक्षण के द्वारा ही बहुत सारी विशेषताएं परीक्षण के द्वारा की जाती है, बहुत सारी विशेषताएं परीक्षण की है जिसके द्वारा कई प्रकार के जो है मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या इसके अलावा एजुकेशन हो गया, इन सभी में प्रयोग किया जाता है परीक्षणों का, उसके माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखा, अब 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर बचे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर को बताने का एक प्रकार शक्ति मेरे पास अब नहीं बची हुई है। ओके, चले, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। खंड सा की बात की तो खंड सा से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न के उत्तर करने हैं भाई, कितने प्रश्न के उत्तर आपको करना है, केवल और केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपके समझ क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है भैया, मापन और मूल्यांकन में क्या होता है और विस्तार से इनको समझाइए, दोनों में अंतर को भी बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न एकदम से याद कर लीजिएगा, योग्यता का मापन क्या होता है और इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। वहीं अगला प्रश्न है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास आने वाले समय में करूंगा, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक अच्छे परीक्षण का वैध एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है, ये कथन है, तो ये बताओ, इसको सिद्ध करना है इस कथन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि चर या जो है परिवर्त से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और वहीं 14वां प्रश्न आपके समक्ष है, प्रासामान्य वितरण या फिर प्रसामान्य वितरण या फिर प्रसंभाव्यता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट कर करने थे। आप मध्यकालीन इतिहास का जो है एक प्रकार से ये मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास का आप इसको देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी मॉडल पेपर को देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर का मॉडल पेपर अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा। ओके, और ये वीडियो तो छोड़िएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। इसमें आपको बीए की तैयारी करने के लिए जो 10 ट्रिक मैंने बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप बीए की परीक्षा में टॉप कैसे कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का महासंग्राम वीडियो आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप अनिवार्य प्रश्न पत्र लिए हुए हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और इसके अलावा 3 वीडियो फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ के और अवेलेबल है। ये को करिकुलर सब्जेक्ट है जो कि सभी यूनिवर्सिटी में यानी जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में होता है। 100 ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न इससे आएंगे, उनमें से केवल आपको कि सारे के सारे करने हुए होते हैं, लेकिन आपको उसमें से जो आपको आता है वो करिए, यानी कि अब माइनस मार्किंग नहीं, तो सारे के सारे प्रश्न को करिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, नंबर इसका चढ़ता नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, मार्कशीट पर नंबर इसका नहीं आएगा, बस केवल ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि पास करने के लिए। ये फेल तो सब फेल, ये समझ लो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आज मनोविज्ञान के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली। ओके, चलिए धन्यवाद।